Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal and in this video we will be doing the sixth chapter of ACCA F8 and the name of the chapter is planning. So basically इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे या बेसिकली प्लानिंग होती क्या है. सो प्लानिंग इज़ समथिंग कि बिफोर स्टार्टिंग अ वर्क हम कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि काम अगर स्टार्ट करेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे, काम में क्या करना है और हमारे टारगेट्स क्या होंगे. ठीक है ना. हम कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, हम इनफैक्ट अगर पढ़ाई भी करना चाहते हैं तो पहले प्लानिंग करते हैं, तभी हमारी इफ़ेक्टिव स्टार्ट होती है, इफ़ेक्टिव पढ़ाई होती है. अगर मैं सीधा कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दूं विदाउट प्लानिंग तो कभी भी मैं इफ़ेक्टिवली नहीं पढ़ पाऊँगा. लेकिन अगर मैं पहले से प्लानिंग करके चलूँ कि मुझे इतने दिन में ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, हर चैप्टर के साथ एग्ज़ाम किट करनी है, देन दूसरी एग्ज़ाम किट करनी है, मॉक्स देने हैं और मॉक्स में इतने मार्क्स आएंगे तभी एग्ज़ाम में बैठना है, अदरवाइज़ मॉक्स में अगर इतने एग्ज़ाम नहीं आएंगे नहीं आएंगे तो जिन चैप्टर्स में मार्क्स नहीं आ रहे या जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उन चैप्टर्स को दोबारा रिवाइज़ करना. सो ये सारा इट्स अ पार्ट ऑफ प्लानिंग. सो ऑडिट करते हुए भी हमारे को प्लानिंग करनी पड़ती है कि ऑडिट कैसे करना है, हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट हमें क्या क्या करना है. ठीक है. और ऑडिट के अंदर कितना टाइम लगाना है, कौन क्या काम करेगा, दोज ऑल आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सबसे पहले एक चीज़ गाइस, प्लानिंग इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन ऑडिट प्रोसेस. सो ऑडिटिंग में सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा, दैट इज़ प्लानिंग ऑफ ऑडिट. ठीक है. अब वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे. सो अभी के लिए व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्लानिंग, व्हाई डू वी डू प्लानिंग. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज़ टू प्लान द ऑडिट सो दैट इट विल बी परफॉर्म्ड इन एन इफ़ेक्टिव मैनर. कि जो भी हमारा ऑडिट हो वो एक इफ़ेक्टिव मैनर में हो. इफ़ेक्टिव मैनर मतलब कि ऑडिट की क्वालिटी भी आए और हमारा टाइम वेस्ट भी ना हो. क्वालिटी भी आए और हमारा टाइम वेस्ट भी ना हो. इट कैन ऑल्सो बी से इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, ये याद कर लेना. सो दिस इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. So audits are potentially complex, risky and expensive process. Although firms have internal manuals and standardized procedures, it is vital that engagement are planned. ये एक बहुत ही important line है कि जितनी भी firms होती हैं, ACCA firms होती हैं, उन सब ने अपना एक ऑडिट करने का पूरा प्रॉपर मैनुअल बनाया होता है कि जब भी उनका कोई एंगेजमेंट टीम ऑडिट करने जाती है वो ये मैनुअल लेके जाती है कि दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड, नॉट नॉर्मल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग वाले, कि हमारी फर्म का स्टैंडर्ड है, हमारी फर्म के ये स्टेप्स हैं कि ये सारी चीज़ें हम ऑडिट में करते हैं. ये फर्म ने अपने बनाए हुए कुछ रूल्स वगैरह एंड ऑल. ठीक है. सो ये तो फर्म ने बनाए हुए हैं. सो अगर हमें कोई ऑडिट करने जाना है, डज दिस मीन कि सीधा सीधा हम ये ले जाएं और ऑडिट स्टार्ट कर दें? नो. ये हमारी फर्म ने बनाए हुए हैं, बट इसके अलावा भी हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी टू सी कि क्लाइंट का किस लेवल का बिजनेस है, किस लेवल के रिस्क और फ्रॉड हैं, कॉम्पिटिटर कैसा है. तो वो सारी चीज़ें हमें प्लान करके ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी. So it means कि although firms have internal manuals and standardized procedure, but still it is vital that engagement, जितना भी काम होगा, work होगा, that should be planned. So planning के benefits क्या होते हैं? So first is planning enables the auditor to devote appropriate attention to important areas of audit. अगर हम पहले ऑडिट करेंगे फिर ढूंढेंगे उसमें से ये एरिया इंपॉर्टेंट है, देन उस पर दोबारा फोकस करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा. तो हमने पहले ही सोच लिया कि यार इस टाइप का बिजनेस है, इसके इस पार्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी हॉस्पिटल का ऑडिट कर रहे हैं, जस्ट एन एग्जांपल. तो हॉस्पिटल में जो सबसे मेजर चीज़ हमें चेक करनी पड़ती है, दैट इज़ लाइक कैश रिसीट्स एंड पेमेंट. जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग, क्योंकि हॉस्पिटल में ज़रूरी नहीं है कि सारी ऑनलाइन कार्ड से पेमेंट हो. हॉस्पिटल में कैश पेमेंट बहुत सारी होती है, बहुत कैश इन्वॉल्व होता है. तो जब प्राइम एरिया हॉस्पिटल का होता है वो होता है ये कैश ट्रांजैक्शन, कि कितना कैश एक्चुअली आया, कितना गया, कितने बिल्स बने, कितनी एंट्रीज हुई, वो सब कुछ हमें डिटेल में वेरीफाई करना होता है क्योंकि कैश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो लाइक डिवोट अप्रोप्रिएट अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट. सो डिवोट attention to important areas, identify
सो आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन अ टाइमली बेसिस। जैसे इन्होंने एक चीज़ डिसाइड कर ली कि जब भी हमारा काम 30% हो जाएगा तो हमें एक बार सारा काम अपना रिव्यू करना है, उसके बाद देखना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या इश्यूज़ हैं। 30% के बाद नेक्स्ट 30% पे दोबारा चेक करेंगे, देन नेक्स्ट 30% एंड देन फाइनल वर्क जो हमारा होगा वो 10% में होगा, like that. So that is like identify and resolve potential problems on timely basis, organize and manage the audit so that it is performed in effective and efficient manner, वो मैंने ऊपर ही बता दिया था. Select team members with appropriate capabilities and competences. जैसे अब मुझे किसी let's say टेलीकॉम इंडस्ट्री का ऑडिट करने जाना है, ठीक है, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री टेलीकॉम कंपनी का मुझे ऑडिट करने जाना है. सो मैंने ऐसा नहीं कि बस कोई भी बंदे उठाए और ऑडिट करने चला गया. प्लानिंग जब मैंने करी ऑडिट की, तो प्लानिंग करते हुए मैंने ये देखा कि मेरी ACCA फर्म की टीम में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ऑडिट में इस इंडस्ट्री का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हीं लोगों को लेके जाना है. डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द टीम एंड रिव्यू देयर वर्क, कि उनको बताना कि तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है, ऐसे करनी है, और उनके काम को इस टाइम पे रिव्यू करना. इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट दी वर्क विद अदर्स सच एज एक्सपर्ट्स एंड इंटरनल ऑडिट. तुम जब प्लानिंग कर रहे थे, प्लानिंग्स में तुमने ये डिस्कस कर लिया कि हम इतने % काम करने के बाद इफ़ रिक्वायर्ड हम एक एक्सपर्ट से भी डिस्कस करेंगे जो टेलीकॉम इंडस्ट्री का मास्टर हो कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. अभी तक हमने ये चीज़ें चेक की हैं. ये सारी चीज़ें प्लानिंग से ही होंगी कि जब हम सारा पूरा प्रॉपर प्लान लेके चलेंगे तभी हम ये सारी चीज़ें कर पाएंगे. सो दीज आर लाइक बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग. अब दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन गाइस, इसको अच्छे से समझना. क्या है लाइन? प्लानिंग एंश्योर्स दैट रिस्क ऑफ परफॉर्मिंग पुअर क्वालिटी ऑडिट, कि पुअर क्वालिटी ऑडिट करने का रिस्क जो है दैट इज़ रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल. दैट इज़ रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल. इसका मतलब क्या है कि हम पुअर ऑडिट करेंगे, उसके चांसेस बहुत कम हैं. इट डज़ नॉट एलिमिनेट. ऐसा नहीं है कि हमारे ऑडिट कभी भी पुअर नहीं होगा या बहुत ही बढ़िया 100% क्वालिटी का होगा, ऐसा कभी नहीं होगा. और ऐसा नहीं है रिड्यूस्ड या एलिमिनेटेड, कि प्लानिंग इंश्योर्स द रिस्क ऑफ परफॉर्मिंग अ पुअर क्वालिटी ऑडिट इज़ एलिमिनेटेड. अगर लिखा हो इज़ एलिमिनेटेड देन आंसर इज़ रॉन्ग, क्योंकि रिस्क कभी भी ख़त्म नहीं होता. रिस्क हर बिजनेस में रहता है. हम सिर्फ ये है रिस्क कम कर रहे हैं प्लानिंग करने से, ताकि हम काफ़ी जगहों पे सिचुएशन के लिए रेडी रहें. अब सिचुएशन तो कोविड भी आई थी, कोविड के लिए कोई भी आज तक रेडी नहीं था. तो देयर कैन बी ए रिस्क इवन चाहे 1% का रिस्क हो. जब तुम टीवी पे एड्स देखते होगे, काफ़ी सारी डिटर्जेंट सोप्स की एड्स आती हैं या किसी भी चीज़ की एड्स आती हैं, उसमें लिखा होता है मारे 99.9% कीटाणु, यही लिखा होता है ना. वो क्यों लिखा होता है? वाई डोंट दे राइट 100%? रीज़न, हालांकि ये भी झूठ होता है, बट वाई डोंट दे राइट 100%, कि अगर मान लो कोई भी एक चीज़ रह गई, जैसे एग्जांपल तुम्हारी शर्ट थी, वाइट कलर की शर्ट थी ये, ठीक है, जो भी बनी है, मेरे को मेरी ड्राइंग सबको पता है कि बहुत अच्छी है, ठीक है. तो ये वाइट कलर की शर्ट है. ये शर्ट पे लेट्स से यहाँ पे दाग लग गया था, ठीक है, और ये शर्ट फिर मैंने धोई. जब मैंने इसको वॉश किया, ये दाग जो है ये अभी भी थोड़ा सा विजिबल है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा विजिबल है. इन्होंने लिखा होता कि 100% क्लीन होगा हर दाग, तो मैं इस कंपनी पे केस कर सकता हूँ, इसको सू कर सकता हूँ कि आपने 100% लिख दिया था, लेकिन ये दाग तो अभी भी रह गया. देखो के सामने मैंने मशीन के अंदर वीडियो बनाई कि देखो ये निशान पड़ा हुआ है, मैंने मशीन में शर्ट डाली और अभी भी जब शर्ट बाहर आई तो दाग पड़ा हुआ है. आपने कहा था 100% दाग मिट जाएगा, ठीक है. सो दैट इज़ द पॉइंट कि देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क. मैं इस चीज़ को डिटेल में नहीं बताना चाहता. पॉइंट इज़ देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क. तो ऑडिटिंग की प्लानिंग करने से हम अपना वो रिस्क कम कर लेते हैं, रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, बट इट इज़ नेवर एलिमिनेटेड. ख़त्म कभी नहीं होता. नेक्स्ट होता है कंडक्टिंग एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग. अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि एक ऑडिट फर्म ने अपने कुछ प्रोसीजर्स बनाए होते हैं कि ऑडिट करते हुए उनको क्या क्या करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो प्रोसीजर्स बनते हैं ये कैसे बनते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग ने हर चीज़ के बारे में कुछ रिटर्न स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है. बहुत डिटेल स्टेटमेंट दी हुई है,
ठीक है, हर चीज़ के बारे में, ऑडिट एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है आपको, कौन सा ऑथेंटिक है कौन सा नहीं है, प्लानिंग कैसे करनी है, क्या स्टेप्स हैं, क्या चीज़ें हैं, हर चीज़ के बारे में इन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग में लिखा हुआ है। हमने क्या किया, यहाँ से क्रक्स निकाल के कुछ चीज़ों को देन वी पुट इट हेयर। सो पॉइंट इज, वाई डू वी शुड डू ऑडिट बाई कंसिडरिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है क्या, कि ऑडिटिंग के रिगार्डिंग, जैसे हमने अकाउंट्स में पढ़ा था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS सॉरी, सो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा था कि इस चीज़ को करने का क्या तरीका है, कैसे कैलकुलेट करें, कौन सा रेट लगाएं, क्या परसेंटेज होगी, किस तरीके से हमें वो चीज़ बुक्स में शो करनी है, वो सारा हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है। सेम वे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में लिखा हुआ है कि आपको ऑडिट के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें करनी है, कितना डिटेल में जाना है, ये सब कुछ। हाँ गाइस, सॉरी मुझे कॉल आ गया था अर्जेंट। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में लिखा होता है कि हमें ऑडिट करते हुए क्या क्या चीज़ें करनी हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, वो सारी चीज़ें हमारी होती हैं अकॉर्डिंग टू ISA। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, ये एक एक्सपर्ट पैनल है जिन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, तो हर ऑडिट फर्म को स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी फर्म्स नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ कंपनी, जो भी कंपनी है, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी, कौन से स्टैंडर्ड्स लगते हैं कौन से नहीं लगते। सो दैट्स द केस। सो पॉइंट इज, वाई शुड वी फॉलो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, हमें ये क्यों फॉलो करने चाहिए। अब तुम सोचोगे सर ये फॉलो तो करने हैं, ठीक है लिखा हुआ है, बट क्यों फॉलो करें हम ये, हम अपना भी तो दिमाग लगा सकते हैं। इसलिए टू एंश्योर दैट ऑडिटर इज़ फुलफिलिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जितने भी ये स्टैंडर्ड्स बने हैं, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड इसीलिए बने हैं ताकि ऑडिटर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी फुलफिल हो। ऐसा ना हो कि कहीं भी कोई भी बात ऑडिटर पे या प्रोफेशन पे आ जाए। अलाउ अ यूज़र टू हैव मच कॉन्फिडेंस इन वंस ऑडिटर्स ओपिनियन and as another's, and therefore rely on one audited set of financial statement to the same extent that they rely on another। मतलब अगर एक कंपनी का ऑडिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करते हुए हुआ है, जैसे जब ऑडिटर रिपोर्ट देता है वो रिपोर्ट में लिखता है कि ऑल दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग हैज़ बीन फुलफिल्ड वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट, और दूसरी में भी ये चीज़ लिखी हुई है। सो दैट मीन्स हमें ये पता है कि सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हैं, दैट मीन्स ऑडिट का प्रोसीजर दोनों का बहुत अच्छे से हुआ है और पूरा प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से हुआ है, तो दे कैन बी ईजिली कंपेरेबल। सॉरी गाइस, मुझे अगेन बीच में एक छोटा सा कॉल आ गया था। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि जब एक एंटिटी के जो ऑडिट एक ऑडिटर ने करा होता है, दैट इज़ डन बाय फॉलोइंग ऑल द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, और दूसरे के भी ऐसे करे होते हैं, तो यूज़र्स को इनके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि ये जो ऑडिट करा हुआ है ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे प्रॉपर फॉलो करके ही हुआ है। थर्ड, ensure that the quality of audits internationally is maintained to a high standard। basically के ensure that quality of auditor is up to इंटरनेशनल लेवल, कि इंटरनेशनल लेवल का ऑडिट है, दैट मीन्स इट हैज़ मेंटेन टू अ हाई स्टैंडर्ड। क्योंकि जो ISA जब बने थे तो वो बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करके, बहुत सारी चीज़ें देख के, उसके बाद कंसल्टेशन के बाद ही ISA बने थे। ऐसा नहीं है कि बस 3-4 बंदे बैठे उन्होंने ISA बना दिया और सारी कंट्रीज़ वो फॉलो कर रही है, ऐसा नहीं होता, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। प्रोवाइड अ मेजर टू एक्सेस द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटर्स वर्क, कि अगर बंदे ने, एक ऑडिटर ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग सारे फॉलो किए हैं, दैट मीन्स उस ऑडिटर की रेपुटेशन, उस ऑडिटर का स्टैंडर्ड जो है पता चल जाता है कि हाँ ये स्टैंडर्ड ऑडिटर बहुत सही ऑडिटर है क्योंकि इसने सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि बस अपनी मर्जी से जो ऑडिट कर दिया और उसने अपने हिसाब से बोला कि हाँ यार मैंने सब कुछ चेक कर दिया, मेरे अकॉर्डिंग सब सही है। बट एक ऑडिटर ने अगर सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग और उसका लेवल पता चलता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म एंड प्रोफेशनल जजमेंट। मुझे लगता है आई थिंक प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के बारे में तो तुम्हें मैं बताऊंगा तो तुम हंसोगे, क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है। अब प्रोफेशनल जजमेंट क्या होती है? अब प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इज़ अ क्वेश्चनिंग माइंड, हर चीज़ में क्वेश्चन पूछना, जहाँ जहाँ तुम्हें लगता है कि यहाँ पूछना ज़रूरी है। डू नॉट रिलाई ब्लाइंडली ऑन एनीथिंग, ठीक है।
अब प्रोफेशनल जजमेंट क्या होती है? अब फॉर एग्जांपल तुमने अपने क्लाइंट को बोला जिसका तुम ऑडिट करने गए थे कि मुझे इस चीज़ का एक एविडेंस दो, ठीक है। उसने तुम्हें एक बिल दिया कि ये लो ये बिल, और ये जो बिल है ये प्रॉपर बिल नहीं है, इसमें कहीं साइन स्टैम्प नहीं है, थोड़ा कच्चा सा लग रहा है। तुमने इस पर बिलीव नहीं किया, तुमने कहा नहीं, मेरे को जिस पार्टी ने ये बिल बनाया है एक बार उस पार्टी से मैं बात करता हूँ, उससे पूछता हूँ कि वो, जैसे अगर ये सेल बिल है तो उसके पास भी परचेज बिल होगा, ठीक है ना। हमारी बुक्स में अगर सेल का बिल है तो उसके पास भी बिल होगा, तो वो बिल की कॉपी मैं उससे लेता हूँ, ठीक है। मैंने उससे बिल की कॉपी ली, अब वो भी बिल SSI बनाया हुआ है, तो ये ट्रांजैक्शन मुझे थोड़ी सी वैलिड लग रही है कि ऐसा कुछ नहीं है कि चलो थोड़ा सा बिल ऐसा ही है बट इट इज़ ट्रू। अब ये जो मैंने जजमेंट लगाई है कि बिल इज़ ट्रू, बिल इज़ राइट, बिल इज़ प्रॉपर, तो वो चीज़ कैसे लगाई है? अपनी प्रोफेशनल जजमेंट से। सो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म से मैंने सबसे पहले एक क्वेश्चनिंग माइंड रखा, हर चीज़ को क्लैरिफाई करा, क्लैरिफाई करने के बाद अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाई, डिसाइड करा कि वो चीज़ ठीक है कि नहीं। So professional judgment is the application of relevant training, knowledge and experience in making informed decision about the courses of action that are appropriate in circumstances of audit engagement, कि कहाँ पे किस सिचुएशन में हमें कौन सा डिसीजन लेना है, वो डिसीजन हमारा प्रोफेशनल जजमेंट से पता लगता है। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इज़ नॉट मेकिंग डिसीजन। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म होता है कि हम सिर्फ क्वेश्चनिंग माइंड रख रहे हैं, अपने सारे डाउट्स को है क्लियर कर रहे हैं। Therefore, the use of a risk-based approach requires skill, knowledge, experience and inquisitive open mind, कि हमें हर चीज़ के लिए ओपन माइंड, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म बेसिकली रखना है। अब एक बार ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। Although the risk assessment is a fundamental element of planning process, risk can be uncovered at any stage of audit and procedures must be adopted in light of revelations that indicate further risk material misstatement. It is the responsibility of most senior reviewer, basically engagement partner, engagement का जो partner है, to confirm the risk is material misstatement has been reduced to acceptable level. So इससे हमें दो चीज़ें यहाँ तक पता चली हैं। पहली चीज़ हमें ये पता चली है कि चाहे हम प्रॉपर प्लानिंग करके चलते हैं, जैसे मान लो मेरा पूरा ऑडिट का प्रोसेस है, 1-2 ये डे वाइज है, यहाँ आके मैंने देखा कि यार मैंने जब प्लानिंग की थी तो मैंने सोचा था कि इसमें इतने मिसस्टेटमेंट नहीं लिख लेंगी और ऐसा होगा तो ये होगा, लेकिन मिसस्टेटमेंट उससे भी ज़्यादा हो गई। अब क्या करें? अगर ऐसी सिचुएशन है, बेसिकली ये सिचुएशन कैन अराइज, ये सिचुएशन आ सकती है। ऑडिट प्लान करने का मतलब ये नहीं होता कि मिसस्टेटमेंट नहीं होंगी, इसका मतलब है हम हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं पहले से ही। तो प्लानिंग, ऑल्दो प्लानिंग जो होता है वो बहुत अच्छी होती है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन प्लानिंग से रिस्क हमारा कभी भी कम नहीं होता। रिस्क कैन बी अनकवर्ड एट एनी स्टेज ऑफ ऑडिट, कुछ भी स्टेज पे कुछ भी रिस्क हो सकता है। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर ऑडिटर, बेसिकली जो पूरी टीम हमारी है, टीम में जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन है, जैसे ये सीनियर है, इसके अंडर 6-7 एम्प्लॉयज़ थे, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये देखना कि ये मिसस्टेटमेंट अगर रेलिवेंट है, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है या नहीं, ठीक है, ये इसके लिए ज़रूरी है यहाँ पे। सो दैट इज़ दीज पॉइंट्स, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज टू बी रेड इन डिटेल, जस्ट पता होना चाहिए कि प्लानिंग करने का मतलब ये नहीं है कि हमारा रिस्क ख़त्म हो जाता है, रिस्क रहता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। अब आता है हमारा प्लानिंग प्रोसेस। सो प्लानिंग प्रोसेस इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया हुआ। सो जैसा कि मैंने बताया था, प्लानिंग का हमारा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग होता है दैट इज़ 300, नंबर याद रखना है इसका 300। प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दे कैन बी समराइज्ड एज, सबसे पहले आता है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। सो जो फर्स्ट प्लान हमारा होता है, जो फर्स्ट बेसिकली एलिमेंट होता है हमारा प्लानिंग का, दैट इज़ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। सो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ क्या होता है कि एंगेजमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें क्या प्लान करना होता है। बेसिकली अभी हम ऑडिट की प्लानिंग नहीं करने, वी आर नॉट प्लानिंग फॉर ऑडिट, वी आर प्लानिंग कि क्या ऑडिट उठाना चाहिए या नहीं, क्लाइंट से डिटेल सारी डिस्कस क्या क्या करना है, क्लाइंट को क्या क्या बताना है, क्लाइंट के पुराने ऑडिटर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो सारी चीज़ों के बारे में सोचना, प्लान करना इस प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़।
सो परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग टू कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द क्लाइंट एंगेजमेंट, कि हमें अगर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो दोबारा से कंटिन्यू करना है कि नहीं करना. इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, के सारी एथिकल रिक्वायरमेंट जो हमने एथिक्स एंड एक्सेप्टेंस चैप्टर में जो सारी पढ़ी थी कि हमारी ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रिलेशन नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही. एंश्योर दैट देयर आर नो मिसअंडरस्टैंडिंग विद द क्लाइंट एज टू द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कि जो ऑडिट एंगेजमेंट हमारी है उसकी टर्म्स में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है. मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब कि ऑडिटर के साथ सारी चीज़ें हमने पूरी रिटर्न स्टेटमेंट में डिस्कस कर लिया है, और ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के अब क्लाइंट हमें किसी चीज़ के लिए उसने मना किया है. जैसे कई बार होता है ना, हमने क्लाइंट को अगर एंगेजमेंट का लेटर भेजा ही नहीं, या कुछ चीज़ें वेग छोड़ दी, पूरी नहीं लिखी उसके बारे में, तो क्या होगा, कल को हम जब उस चीज़ का ऑडिट करेंगे तो क्लाइंट मना कर देगा कि नहीं, आपने एंगेजमेंट में तो इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं था, अब आप ऐसे कैसे कर सकते हो ये चीज़. तो वो सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर करना कि आगे जाके कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे. ये होते हैं प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़. मतलब ऑडिट स्टार्ट करने से पहले हमें ऑडिट करना है कि नहीं करना, उस चीज़ के लिए प्लानिंग करना है. नेक्स्ट आता है हमारा प्लानिंग एक्टिविटीज़. प्लानिंग एक्टिविटीज़ मतलब प्लानिंग फॉर द ऑडिट, कि अब ऑडिट करने के लिए प्लानिंग करना. सो सबसे पहले डिवेलपिंग द ऑडिटिंग स्ट्रैटेजी, डिवेलपिंग ऑडिट प्लान, ये चीज़ें हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि एथिक्स एंड एक्सेप्टेंस में ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. So the audit strategy and the audit plan must be documented in the audit working papers. Any update to them must also be documented. मतलब जो भी हम audit strategy audit plan करते हैं तो हम एक proper file बनाते हैं. जैसे हमने एक पूरी proper file बनाई, audit file. जैसे client है ABC कंपनी, तो ABC कंपनी के लिए मैंने पूरी एक proper file बनाई. उस फाइल में सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, हमारे क्लाइंट की डिटेल, एंगेजमेंट जो भी लेटर वगैरह है, जो क्लाइंट से डिस्कस हुआ है, सारी चीज़ें हमने जो ऊपर करी थी. उसके बाद मैं बनाऊंगा ऑडिट स्ट्रैटेजी, कि इस पूरी ऑडिटिंग की मेरी ये स्ट्रैटेजी है, ये मेरी पूरी इसकी प्लानिंग है. ये सारा करने के बाद जब मैं काम स्टार्ट करूंगा तो जो भी मैं चेकिंग करूंगा, जो भी मेरे को रिजल्ट्स मिलेंगे, उन सबको इस फाइल में लगाऊंगा. तो ऑडिटिंग फाइल काफ़ी मोटी बन जाती है, कभी कभी बार तो 6-6 पेज, मतलब 6-6 मोटी फाइल्स बन जाती है. तो दैट मीन्स, डॉक्यूमेंटेड मीन्स कि जो भी स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान हमने बनाया उसको डॉक्यूमेंट करके फाइल में रखना है. ठीक है, और कोई भी अगर उसमें अपडेट हुआ है तो उसी के साथ लगाना है. जैसे ऑडिट प्लान मैंने ये बनाया था इस डेट को, उसके बाद नेक्स्ट डेट पे जब ऑडिट प्लान के अंदर, बिकॉज क्लाइंट का इन्वायरमेंट कुछ अलग है तो हमें ऑडिट प्लान में कुछ चेंजेस करने पड़े, वो चेंजेस हमने इसी पेज के साथ नेक्स्ट लगा दिया कि इस डेट को इन सर्कमस्टांसिस में हमने ये प्लान में चेंज करा है. तो एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड. ठीक है ना. इसका मैंने तुम्हें एक चीज़ क्या बताई थी, क्यों, क्योंकि हमारा काम अच्छे से हो, हमारी पूरी स्ट्रैटेजी अच्छे से रहे, हमारे ऊपर कभी कोई बात ना रहे, और जो भी हमने काम करा है एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड, ताकि कल को कुछ भी हमें रिव्यू करना हो. अब जैसे किसी को रिव्यू करवाना है हमें, अब वो रिव्यू ये थोड़ी कि क्लाइंट के पास दोबारा जाके करेगा, तो वो रिव्यू इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट से करेगा जो ऑडिटर ने कलेक्ट करे हुए, कि इनके बेस पे ऑडिटर की क्या जजमेंट थी, इसके बेस पे जो हम इंडिपेंडेंट रिव्यू कराते हैं उसकी क्या जजमेंट है. ठीक है. अब सबसे पहला चीज़ हमारी आती है इस चैप्टर में, दैट इज़ दी ऑडिट स्ट्रैटेजी. अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान में डिफरेंस क्या है. सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद ऑडिट स्ट्रैटेजी, फिर हम पढ़ेंगे ऑडिट प्लान, देन इन दोनों के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. सो ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होती है. देखो, अब स्ट्रैटेजी इज़ जब भी हम कोई काम करने जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ. हमने एक प्लान करा है कि हम जाएंगे एक ट्रिप पे, जैसे मनाली के, हम रोड ट्रिप पे हमने मनाली के जाना है. ठीक है. अब मनाली के रोड ट्रिप पे जब हम जाएंगे तो हमें ऑफ कोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना. तो सबसे पहले हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे. अब स्ट्रैटेजी क्या होगी कि इस डेट को जाना है, इतनी गाड़ियाँ चाहिए, ठीक है, इतने लोगों ने जाना है, इतने होटल कराने पड़ेंगे, इतने रूम कराने पड़ेंगे. सो दोज आर लाइक ऑडिट स्ट्रैटेजी. इतने दिन का टूर बनाना है, इतने दिन में वापस आएंगे, इतना टोटल अप्रॉक्सीमेट खर्चा करना है. दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजी. वो प्लानिंग नहीं है. स्ट्रैटेजी होती है कि हमने कुछ लिमिट सेट की हैं कि ये सारी टाइम ड्यूरेशन, कॉस्ट ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें देखनी हैं,
प्लानिंग होता है कि फिर उस दिन के अंदर हमें क्या क्या करना है, यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, तो पहले यहाँ जाएंगे, देन यहाँ जाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, दैट ऑल कम्स इनटू प्लानिंग। तो स्ट्रैटेजी को तुम ऑडिट टारगेट भी बोल सकते हो कि ऑडिटिंग का टारगेट क्या है, कितने दिन में ऑडिट करना है, क्या करना है, ठीक है। सो द ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन फॉर द ऑडिट. The diagram below summarizes some of the matters the auditor may consider establishing the strategy. तो ये ऑडिट स्ट्रैटेजी में क्या क्या होता है, नेचर एंड टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, नॉलेज गेन्स ऑन अदर एंगेजमेंट. सो तुम चाहो तो इस चीज़ को यू कैन जस्ट स्किप, तुम्हें सिर्फ ऑडिटिंग स्ट्रैटेजी का मतलब पता होना चाहिए, यू कैन स्किप दिस पार्ट, और आई वुड से गिव इट अ प्लेन रीड. स्किप भी क्यों करना है, जस्ट प्लेन रीड कर लेना, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अब दी ऑडिट स्ट्रैटेजी अलाउज दी ऑडिटर, ऑडिटिंग स्ट्रैटेजी से ऑडिटर को क्या मिलता है, पहला द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, कि हमें जो ऑडिट करना है उसके लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कौन कौन से बंदे चाहिए, कितने एक्सपर्ट्स चाहिए, वो सारी चीज़ें हम स्ट्रैटेजी में ही डिसाइड कर लेते हैं. कहा था ना टारगेट्स, स्ट्रैटेजी क्या क्या करना है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू बी एलोकेटेड, कितने नंबर ऑफ टीम मेंबर्स रखने हैं, ये सारी चीज़ें. व्हेन दीज रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड, के पहले हम 2 बंदे जाएंगे, फिर 3 जाएंगे, फिर 4 जाएंगे, तब ये 2 जाएंगे, फिर ये 2 जाएंगे. एंड हाउ द रिसोर्सेज आर मैनेज्ड, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज, इंक्लूडिंग टाइमिंग्स ऑफ मीटिंग, डीब्रीफ्स एंड रिव्यूज़, के हर 10 दिन बाद रिव्यू करेंगे, ये सब करेंगे. सो दैट इज़ नॉट प्लानिंग, ये प्लानिंग नहीं है, ये हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. टारगेट्स, चाहे शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड गोल, चाहे लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड गोल्स, हम गोल्स बना रहे हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड ऑडिट स्ट्रैटेजी. इसके बाद आता है हमारा दी ऑडिट प्लान. अब स्ट्रैटेजी के बाद आती है हमारी प्लानिंग. अब प्लानिंग में क्या होता है, once the audit strategy has been established, the next stage is to develop a specific and detailed plan to address how various matters identified in the overall strategy will be applied. कि जो स्ट्रैटेजी के टाइम पे हमने कुछ मैटर्स डिसाइड किए थे कि पहले ये 2 बंदे जाएंगे, फिर ये 2, फिर ये 2, तो वो क्या करेंगे वहाँ जाके, पहले क्या चीज़ करनी है, फिर क्या करना है, कितने टाइम में करना है, कैसे उस टाइम को मैनेज करना है, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिट प्लानिंग. तो द स्ट्रैटेजी सेट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द स्ट्रैटेजी सेट्स द ओवरऑल अप्रोच टू द ऑडिट एंड प्लान्स फिल द ऑपरेशनल डिटेल ऑन हाउ द स्ट्रैटेजी इज टू बी अचीव्ड. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कि स्ट्रैटेजी इज द ओवरऑल अप्रोच और टारगेट ऑफ द ऑडिट, ओवरऑल अप्रोच और टारगेट टू द ऑडिट, वेयर एज द प्लान fills, ये है strategy, whereas the plan fills the operational detail of how strategy is to be achieved, के target कैसे achieve होंगे, that is done through planning. So the audit plan should include specific descriptions of nature and timing and extent of risk assessment procedures, कि जो risk assessment procedures हमारे हैं उनका nature क्या है, कैसे कैसे हमें कब कब चेक करने हैं, किस डिटेल में चेक करने हैं. Nature, timing and extent of further audit procedures, including what audit procedures are to be carried out, who should do them, how much work should be done, जैसे सैम्पलिंग करना है, कितने परसेंटेज एविडेंस चेक करने हैं, when the work should be done, कि अभी इंटरिम काम करना है, इंटरिम वर्सेस फाइनल, के पहले सिर्फ इंटरिम करो, देन एंड में हम फाइनलाइज करेंगे. ये सारी चीज़ें हमारी सेट होती है ऑडिटिंग में. सो द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, के ऑडिट क्या करना है, ठीक है, when we should do audit, who should we do audit, कि कौन ऑडिट करेगा, पहले ये दोनों बंदे करेंगे, फिर ये दोनों करेंगे, फिर ये दोनों करेंगे. स्ट्रैटेजी में हमने सिर्फ ये डिसाइड किया था कि पहले 2 बंदे जाएंगे, फिर 2, फिर 2. तो कौन कौन जाएगा वो चीज़ हम प्लानिंग में डिसाइड करेंगे, कि पहले काम करते हैं, हम पहले नॉर्मल जूनियर को भेज देते हैं कि तुम अपने हिसाब से सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर लो, क्योंकि पहले तो एविडेंसेस कलेक्ट करने का काम होगा. एविडेंस कलेक्ट करने के बाद फिर हम 2 सीनियर्स को भेजेंगे जो सारे एविडेंस जो इन्होंने कलेक्ट किए हैं उनको खुद रिव्यू करके बताएंगे कि ये प्रोफेशनल जजमेंट और स्केप्टिज्म आके सही है कि नहीं. उसके बाद लास्ट में जो हमारा फाइनल काम होगा वहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर जाएगा, वो सारी चीज़ें क्रक्स में चेक करके, डिटेल में चेक करके देन अपनी फाइनल रिपोर्ट देगा, लाइक दैट. एनी अदर प्रोसीजर्स नेसेसरी टू कन्फर्म टू ISA, और कोई और अगर प्रोसीजर है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में बोला गया है, ठीक है. सो रिलेशनशिप क्या होता है स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान का, तुमको पता चल गया होगा. पहले हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, डिटरमाइन स्कोप,
डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड डिटरमाइंस इट्स डेवलपमेंट, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिटेल, ऑडिट प्लान आता है फिर कि अब ऑडिट प्लान में इन स्ट्रैटेजीज़ को डिटेल में करा जाता है कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे उसको अचीव करना है। अब दो टर्म्स हमने बीच में पढ़ी थी, दैट इज इंटरिम एंड फाइनल ऑडिट। हमने भी बीच में पढ़ा था कि एक इंटरिम ऑडिट होता है, एक फाइनल ऑडिट। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, एक बार इसको पढ़ते हैं। सो आज की वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज दिस इंटरिम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट। सो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ इंटरिम ऑडिट होता क्या है, फाइनल ऑडिट होता क्या, और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। देखो, जैसे 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, जैसे एक कंपनी है, इसका जो ईयर फॉलो होता है अकाउंटिंग ईयर, दैट इज़ फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। अब पॉइंट इज़, जैसे हमने इंटरनल ऑडिट के बारे में पढ़ा हुआ है। सो इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इंटरनल ऑडिट इज इंटरिम ऑडिट क्या होता है? जैसे मैंने ड्यूरिंग द ईयर जो भी मैंने काम कर रहा था, जब एक क्लाइंट काम कर रहा था, तो मैंने अपने ऑफिस के कुछ लड़के इस टाइम पे ऑडिटिंग करने भेज दिए। मतलब मैंने क्या किया, मैंने क्लाइंट को बोला, देखो अब क्लाइंट ने मेरे को अपने कंपनी का एज ऑडिटर अपॉइंट किया है, तो ये नहीं होगा कि इस साल के एंड में जाके वो मुझे अपॉइंट करेगा कि इस पूरे साल का ऑडिट करो। वो पहले से ही यहीं पे फाइनेंशियल ईयर जो अकाउंटिंग ईयर कमेंस होने से पहले डिसाइड कर लेगा कि नेक्स्ट ईयर का सारा ऑडिट आप ही ने करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ इंटरवल्स पे अपने लड़कों को बोला कि तुम वहाँ पे जाओ और चेक करो कि यहाँ तक का इनका जितना भी काम हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं। यहाँ तक के सारे वाउचर्स कलेक्ट कर लो, एविडेंसेस कलेक्ट कर लो। इसको बोला, फिर आगे जाके अब इस क्वार्टर के कर लो, फिर इस क्वार्टर के कर लो। ऐसे करते करते मैंने अपने लड़कों को, बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ हैं मेरी फर्म के, एसीसी फर्म के, उनको मैंने ड्यूरिंग द ईयर बोला कि तुम साल के बीच में जाके जो भी काम करना है उसको इंस्टॉलमेंट्स में कर लो। पहले इन 3-4 महीनों का चेक कर लो, फिर 2 महीनों का चेक कर लो, फिर ये चेक कर लो। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि एट द ईयर एंड जब मैं एक ऑडिट करूँगा तो ईयर एंड पे पूरी इन्फॉर्मेशन साल की डिटेल में चेक करने की बजाय जो बीच में काम हुआ है मैं इन पे रिलाई कर सकता हूँ और मैं ऑडिट थोड़ा जल्दी कर सकता हूँ और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कर सकता हूँ। और इसमें क्लाइंट को भी क्या फ़ायदा होगा कि अगर कुछ चीज़ें क्लाइंट के एंड पे गलत हो रही हैं, मिस स्टेटमेंट हो रही हैं, तो वो यहीं पे डिटेक्ट हो जाएंगी और उसके बाद क्लाइंट उस चीज़ को रिकवर कर सकता है कि ऐसा ना हो आगे जाके काफ़ी बड़ा वो कांड हो जाए, काफ़ी बड़ा इशू हो जाए। सो इस पार्ट को जो ड्यूरिंग द ईयर मैंने अपने लड़के भेजे, इसको मैं बोलता हूँ इंटरिम ऑडिट। कि अभी ईयर एंड नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुए अकाउंट्स, लेकिन बीच में ही मैंने अपने लड़कों को भेजा ऑडिट करने के लिए, ताकि जितना भी काम उस डेट तक का हुआ है आप उसको ऑडिट करो, सारे एविडेंसेस कलेक्ट करो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हम ऑडिट प्रोसीजर में फॉलो करते हैं प्लान में, वो पहले से ही स्टार्ट कर दो। इस पार्ट को हम बोलते हैं फाइनल ऑडिट, ताकि फाइनल ऑडिट के टाइम पे हमें इतनी सारी डिटेल एकदम से इतने कम टाइम पीरियड में चेक ना करनी पड़े, हमारे ऊपर प्रेशर ना आए। ठीक है, सॉरी गाइस, मुझे फिर से कॉल आ गया था, दोबारा आ गया एक कॉल। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, मुझे कॉल आ जाते हैं बीच में एंड आई कैन नॉट डिनाई दी कॉल्स बिकॉज अननोन नंबर होता है, हो सकता है किसी स्टूडेंट का हो, वो किसी प्रॉब्लम में हो या कुछ अर्जेंसी हो, तो आई हैव टू पिक अप कॉल। ठीक है, सो गाइस, सो दिस इज़ अ इंटरिम ऑडिट एंड दिस इज़ अ फाइनल ऑडिट। सो इंटरिम ऑडिट इज़ लाइक, कहते हैं पार्ट ऑफ ऑडिट जो हम चाहें तो साल के बीच में भी कर सकते हैं, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग ईयर बेसिकली। और फाइनल ऑडिट हमेशा ईयर एंड पे होता है कि सारी बुक्स फाइनलाइज होती हैं। सो नॉर्मली व्हाट हैपन्स इज़, काफ़ी फर्म्स का सिर्फ फाइनल ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट नहीं होता। सीधा सीधा जब बुक्स ख़त्म हो जाती हैं, एंड हो जाती हैं, ईयर एंड हो जाता है, उसके बाद जो कंपनी होती है वो अपने बुक्स बनाती है, सब कुछ करती है, देन ऑडिटर आके सारी चीज़ें डिटेल में वेरीफाई करता है। कुछ लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो इंटरिम ऑडिट भी करवाती हैं। क्यों करवाती हैं? इंटरिम ऑडिट का फ़ायदा ऑडिटर को क्या होता है या कंपनीज़ को क्या होता है? कई बार कंपनीज़ के पास
एक लिमिटेड ड्यूरेशन होती है कि इतने दिन में ही फाइनल ऑडिट करना है, कि इससे लेट नहीं कर सकते। और अगर कंपनी बहुत बड़ी है तो ऑडिटर को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा सारी डिटेल चेक करने में, चाहे ये बहुत सारे बंदे भी अपॉइंट कर ले, लेकिन कंपनी को भी तो अपने सारे रिसोर्सेज यहाँ पे वेस्ट करने पड़ेंगे ना ऑडिट के लिए, बुक्स देनी, ये करना, वो करना। तो काफ़ी कंपनीज क्या करती हैं, वो ऑडिटर को बोलते हैं कि वी आर रेडी टू पे यू एक्स्ट्रा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप साल के बीच में एक पार्ट ऑडिट करते चले जाओ ताकि ईयर एंड में आपको ये सारी मेहनत दोबारा ना करनी पड़े। इसके बेस पे इनको कहते हैं ना एक बेस मान के आप फाइनल ऑडिट करो, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरिम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट। So in interim audit to be justified, the client normally need to have sufficient size because it may increase cost। कि अगर interim audit कराना है तो client बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हर client interim audit की फीस पूरी नहीं दे पाता। However, interim audit should improve risk assessment and make final procedure more efficient। कि अगर interim audit कराएंगे तो risk assessment improve हो जाएगा, क्योंकि अगर आधी जगह पे यहीं पे कोई risk है वो यहीं पे पता चल जाएगा और आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना तो फाइनल ऑडिट में पूरे साल में गड़बड़ होगी, तो इसको रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंटरिम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट आर टू स्टेजेस ऑफ द सेम ऑडिट। मतलब ये एक ही ऑडिट चल रहा है, ऐसा नहीं है ये ऑडिट इंटरनल ऑडिट है। दिस इज़ नॉट इंटरनल ऑडिट, दिस इज़ इंटरिम ऑडिट, फाइनल ऑडिट का ही पार्ट है ये। अगर होगा तो ठीक है, वरना फाइनल ऑडिट यहाँ पे करेंगे। सो दिस इज द सेम ऑडिट, वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड। कि इस कंपनी की एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होती हैं, ये बस ड्यूरिंग द ईयर होती हैं, बीच बीच में, और एंड में फाइनल होके वन ऑडिटर्स रिपोर्ट इज इशूड। द ऑडिट वर्क हाउएवर इज परफॉर्म्ड इन टू स्टेजेस, सम बिफोर द ईयर एंड एंड सम वर्क आफ्टर ईयर एंड। कि सेम फाइनल ऑडिट पे एक ही सेट ऑफ बुक्स बनती हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हमारा इंटरिम ऑडिट हुआ है उसकी बुक्स अलग बनेंगी और फाइनल ऑडिट की बुक्स अलग बनेंगी, ऐसा नहीं है। हम एक ही बुक्स, एक ही रिपोर्ट देंगे, वो भी फाइनल ऑडिट के बाद, और उसके बाद वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। सो अब आता है इनके बीच में डिफरेंस, वो डिफरेंस बिटवीन इंटरिम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट। तो जैसे सबसे पहले बात आती है टाइमिंग। तो इंटरिम ऑडिट इज कंप्लीटेड पार्टवे थ्रू द ईयर, क्लाइंट्स अकाउंटिंग ईयर, कि अकाउंटिंग ईयर के बीच में होता है। फाइनल ऑडिट टेक्स प्लेस आफ्टर द ईयर एंड एट द टाइम अग्रीड विद द क्लाइंट विच एनेबल डेल टू फाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रेलेवेंट अथॉरिटीज बाय रिक्वायर्ड डेडलाइन। कि फाइनल ऑडिट ईयर एंड के बाद जो एक फाइनल डेट होती है वहाँ के बीच में करना होता है, ठीक है। ये एक बार पढ़ लेना, उसके बाद जो दिया हुआ है दिस इज जस्ट अ जनरल लाइन, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड। मतलब पता होना चाहिए, मतलब पता चल गया तो किसी और चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेना। अब आता है पर्पस। इंटरिम ऑडिट का पर्पस क्या होता है? इंटरिम ऑडिट अलाउज द ऑडिटर टू स्प्रेड आउट देयर प्रोसीजर्स एंड एनेबल्स मोर इफेक्टिव प्लानिंग फॉर द फाइनल स्टेज ऑफ ऑडिट। कि ड्यूरिंग द ईयर अगर हमने कुछ पार्ट्स में ऑडिट करा है तो फाइनल ऑडिट के टाइम पे अपना प्रोसीजर और प्लानिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रैक्टिकली पूरा साल क्या हुआ है। और इट इज़ यूजफुल व्हेन देयर इज़ इंक्रीज डिटेक्शन रिस्क ड्यू टू टाइट रिपोर्टिंग डेडलाइन। अगर हमें पता है कि 31 दिसंबर के बाद सिर्फ कम टाइम में फाइनल ऑडिट करना है, तो होगा क्या, ऑडिटर बोलेगा भाई इतने कम टाइम में तो मैं सारी चेकिंग कर नहीं सकता, तो रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, फ्रॉड डिटेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो वहाँ पे एक ऑडिटर को बहुत हेल्प मिल जाती है। और फाइनल ऑडिट क्या होता है? फाइनल ऑडिट का पर्पस क्या होता है? टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू एनेबल द ऑडिटर रिपोर्ट्स टू बी इशूड। कि जब एक ऑडिट होता है तो उसके पास एविडेंस होना चाहिए। अब चाहे ये एविडेंस यहाँ पे कलेक्ट करे, चाहे ये एविडेंस ड्यूरिंग द ईयर कलेक्ट किया गया है, बट वो सारा का सारा मेन पर्पस होता है फाइनल ऑडिट का, टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू। The auditor report will be issued once the final audit is complete and this signifies end of the audit। कि जैसे ही ये ऑडिट ख़त्म हो जाएगा तो ऑडिटर अपनी फाइनल रिपोर्ट बना के ऑडिट की देगा क्लाइंट को कि ये मैंने ऑडिट किया है और ये इसकी रिपोर्ट है पूरी, ठीक है। अब आते हैं वर्क परफॉर्म्ड। अब मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था इंटरिम ऑडिट में हम क्या काम करेंगे, हम फाइनल बुक्स तो बना नहीं सकते क्योंकि बुक्स तो ईयर एंड पे बनेगी। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, बुक्स तो बन नहीं सकती, बुक्स विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर द ईयर एंड, अकाउंटिंग ईयर एंड। सो वी विल डॉक्यूमेंटिंग सिस्टम्स, हम सारी चीज़ें, सारे एविडेंस उन सबको डॉक्यूमेंट करेंगे, लिखेंगे, देखेंगे
इवैल्यूएटिंग कंट्रोल्स, जो भी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल चल रहे हैं उनको इवैल्यूएट करेंगे, अगर लगा तो उनको थोड़े अपने एक चीज़ें भी बताएंगे कि कैसे आप ठीक कर सकते हो। या गाइस, सो वर्क परफॉर्म, डॉक्यूमेंटिंग सिस्टम, इवैल्यूएटिंग कंट्रोल के कंट्रोल्स कैसे चल रहे हैं, एडिशनल एक्टिविटीज़ जो हम कर सकते हैं वाइल दी अकाउंटिंग ईयर इज इन बिटवीन, के टेस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक एंड कंप्लीट मटेरियल ट्रांजैक्शंस, लाइक सारी टेस्टिंग करो, टेस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन सच एज सेल, assessing risk that will affect work conducted in the final audit, attending perpetual inventory counts कि हर महीने की इन्वेंट्री एंड कैलकुलेट करो कि इस महीने की इन्वेंट्री एंड कैलकुलेट करो पूरी चीज़ें काउंट करके कि कितनी इन्वेंट्री है, ठीक है, ताकि अगले महीने का ओपनिंग सही हो, फिर अगले महीने का क्लोजिंग निकालो, ताकि जो फाइनल हमारा 31 दिसंबर को निकले स्टॉक वो बिल्कुल एप्ट, बिल्कुल राइट स्टॉक निकले। सो ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं वाइल डूइंग इंक्रीमेंटल ऑडिट, नॉट इंक्रीमेंटल सॉरी इंटरिम ऑडिट। फाइनल ऑडिट में क्या क्या काम करते हैं, ऑडिट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सारी बैलेंसेस, ट्रांजैक्शन टेस्टिंग फॉर ट्रांजैक्शन दैट हैव अकर्ड सिंस इंटरिम ऑडिट टुक प्लेस, कि यहाँ से लेके जितना भी काम हुआ है उस पूरे को चेक करना। सो अगर तो इंटरिम ऑडिट है तो हम थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं क्योंकि हम इस पर रिलाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं है तो ये सारा काम हमें इस स्टेज पे करना पड़ता है। टेस्टिंग ऑफ ईयर एंड जर्नल्स, जो ईयर एंड एडजस्टमेंट जर्नल होती है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम्स, डेप्रिसिएशन, ये सारे एडजस्टमेंट्स इनको चेक करना। ऑब्टेनिंग एविडेंस दैट द कंट्रोल टेस्टेड एट द इंटरिम ऑडिट हैव टू कंटिन्यू टू ऑपरेट ड्यूरिंग पीरियड सिंस इंटरिम ऑडिट टुक प्लेस, कि इंटरिम ऑडिट हुआ था तो जो भी कंपनी कंट्रोल फॉलो कर रही है उसको इन्होंने टेस्ट किया होगा, उसकी रिपोर्ट लगेगी कि कंट्रोल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई पूरा साल। completion activities such as going on concern, subsequent events reviews, overall review of, बेसिकली जो ऑडिट का काम होता है वो सारा हम फाइनल ऑडिट में करते हैं। इंटरिम ऑडिट में तो हम सिर्फ बीच में कुछ इंटरनल कंट्रोल, कुछ वाउचिंग वगैरह एविडेंस इकट्ठे करके रखते हैं और अपनी एक हाफ रिपोर्ट बनाते हैं कि अभी तक काम ऐसा चल रहा है, लाइक दैट। ठीक है, इसको पढ़ लेना, ठीक से समझ आ जाएगा। सो इम्पैक्ट ऑफ इंटरिम ऑडिट वर्क ऑन फाइनल ऑडिट, कि अगर इंटरिम ऑडिट हमारी कंपनी ने करवाया है तो फाइनल ऑडिट पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इफ़ द कंट्रोल्स आर टेस्टेड एट इंटरिम स्टेज, प्रोवाइडेड एविडेंस दैट कंट्रोल रिस्क इज़ लो, फ्यूअर सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स कैन बी परफॉर्म, कि अगर कंट्रोल हमने हर टाइम बीच में टेस्ट करें हैं और बोला है कि कंट्रोल में बहुत लो रिस्क है, कंट्रोल ठीक चल रहे हैं, तो फाइनल स्टेज पे हम अपने प्रोसीजर्स थोड़े से कम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वो कंट्रोल्स पे हम ट्रस्ट करते हैं। इफ़ सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स हैव बीन परफॉर्म्ड एट इंटरिम स्टेज, फ्यूअर प्रोसीजर्स विल बी रिक्वायर्ड एट फाइनल और ऑडिट इन जनरल। दिस विल मीन द फाइनल ऑडिट विल रिक्वायर लेस टाइम टू परफॉर्म, कि ऑडिट को करने में कम टाइम लगेगा। The auditor's report can be signed closer to the year end, resulting more timely reporting to shareholder, कि अगर हमने पूरा साल इंटरिम ऑडिट करवाया है तो हम अपनी फाइनल रिपोर्ट बहुत जल्दी दे सकते हैं, क्योंकि काम तो हमने यहाँ तक काफ़ी हद तक कर ही लिया, सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें और करके हम अपनी फाइनल रिपोर्ट यहाँ दे सकते हैं। लेकिन अगर पूरा साल काम नहीं करा, इंटरिम ऑडिट नहीं करा, तो फाइनल ऑडिट को करने में टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि पूरे टेस्ट, पूरे एविडेंस, सब कुछ डिटेल में चेक करने हैं। If interim audit identified areas of increased risk, for example, control were found not to be working effectively, increased substantive procedure will be required at final audit, कि अगर हमने देखा ड्यूरिंग द ईयर काम करते हुए कि कंट्रोल इसके ठीक नहीं है और ऐसे ही चल रहे हैं, तो हमें पता होगा कि फाइनल स्टेज पे कि इस कंट्रोल में दिक्कत है, इस कंट्रोल में रिस्क ज़्यादा है, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करके उसको और डिटेल में पूरा चेक कर सकते हैं। तो इंटरिम ऑडिट से हमें फ़ायदा होता है। तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर अगर ऐसी बात है तो बहुत सारी कंपनीज इंटरिम ऑडिट क्यों नहीं कराती, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली। सीए फर्म का, ACCA फर्म का बंदा कंपनी में बार बार जाएगा तो ये भी तो पैसे खूब चार्ज करेंगे ना, काफ़ी पैसे चार्ज करेंगे कंपनी से। तो बहुत सारी कंपनीज ये चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर पाती कि हम इंटरिम ऑडिट कराएं, वो फाइनल ऑडिट ही कराती हैं। जो कंपनीज का डेटा बहुत ज़्यादा होता है, जिनका काम बहुत ज़्यादा है, जिनका जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो ही इंटरिम ऑडिट कराते हैं। सो दिस इज़ लाइक इंटरिम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट। तो एक बार यहाँ तक अभी इसको पढ़ लो, अभी सिर्फ यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का कराऊंगा। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।